नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 7 बज गए हैं, यानी रातों रात का वक्त हो गया है। रातों रात बिहार की मीडिया इंडस्ट्री का सबसे विवादास्पद शो है और ये एपिसोड शायद रातों रात के इतिहास का सबसे विवादास्पद एपिसोड है। आज जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। आपने हेडलाइन पढ़ा है, आपने थंबनेल देखा है, आप सोच समझ कर इस वीडियो को देखने आए हैं। बिहार में जिस वक्त शहाबुद्दीन की मौत हुई, उस वक्त से ही दो तरफ राजद की सियासत मुड़ गई। एक तरफ जहां शहाबुद्दीन के समर्थक ये दावा कर रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जानबूझकर शहाबुद्दीन को अंतिम वक्त में अकेले छोड़ दिया। शहाबुद्दीन की सहायता कई तरीके से की जा सकती थी। शहाबुद्दीन के पुत्र को उनके पिता की लाश मिलवाने में भी सहायता की जा सकती थी। शहाबुद्दीन को हायर इंस्टीट्यूशन, जैसा कि अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे थे, पहुंचाने में सहायता की जा सकती थी। शहाबुद्दीन की लाश को सीवान पहुंचाया जा सकता था। बहुत सारी बातें थी। इन सारे बातों को लेकर शहाबुद्दीन के समर्थकों में मलाल है, लेकिन इस मलाल को राजनीतिक रंग कहीं ना कहीं सियासत दे देती है। आज MY समीकरण जिस पर राजद टिकी हुई है, उसमें से M खसकाने की बात की जा रही है। भारत लाइव भी लगातार आपको खबरें दिखा रहा है। हमारे पास लगभग 20-25 ऐसे इस्तीफे आए हैं अलग अलग जगहों से राजद के। हम चाहेंगे कि उन तस्वीरों को थोड़ा सा आपको दिखा दें। ये वो लोग हैं जो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। एक खासियत है इसमें, एक पैटर्न दिख रहा है। एक खास समाज के लोग ज़्यादा हैं इसमें, जो कि लगातार अपना गुस्सा राजद के नेतृत्व की तरफ दिखा रहे हैं। साफ बोला जा रहा है, हमसे तुम हो, तुमसे हम हैं। कोई बनावट नहीं, कोई दिखावट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं। शहाबुद्दीन सिवान में राजद का झंडा बुलंद कर रहे थे। शहाबुद्दीन बिहार में लालू यादव का झंडा बुलंद कर रहे थे। शहाबुद्दीन अपने मिजाज के थे। अगर किसी के साथ थे तो थे, किंतु परंतु नहीं था। लेकिन आज शहाबुद्दीन के जाने के बाद वो समाज जो पहले से ही कहीं ना कहीं दुखी है, उसके दुख में इजाफा तब और हो जाता है जब लालू और तेजस्वी यादव यहाँ मौजूद नहीं रहते। हालांकि कोरोना की बहुत सारी बंदिशें हैं। लालू यादव की तबीयत ऐसी है कि अगर उन्हें कोरोना हो जाता है तो राजद एक और बुरी खबर के लिए तैयार रहना पड़ेगा राजद के लोगों को। लेकिन इन सब के बीच सवाल तो हैं, सवाल के साथ साथ कहीं ना कहीं तोहमत भी है। अब इन सारे तोहमत और सवालों के बीच ये भी बातें सामने आ रही हैं। आपको कहीं ना कहीं इस बात को बताते हुए बहुत गंभीरता के साथ हम ये चर्चा कर रहे हैं कि राजद के बहुत महत्वपूर्ण एक संघ सदस्य, जिन्होंने राजद को बहुत दिनों तक ढोया है, बिना नाम के उन्होंने हमें कुछ बातें बताई हैं। उन बातों के आधार पर ये साफ लग रहा है कि उनका इशारा ये था कि भाजपा ने लालू यादव के MY में वाई तोड़ने की लगभग पिछले 10 सालों में नाकाम कोशिश की है। इस चुनाव में वाई तोड़ते तोड़ते नीतीश कुमार को कमज़ोर कर दिया, लेकिन वाई वहीं सुरक्षित है। बताया जाता है कि ओवैसी के 5 सीटों तक पहुंचने की कहानी भाजपा के दिल्ली के कार्यालय में लिखी गई है। ये कितना सच है, कितना झूठ है, इस पर इस वक्त चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन जो दावा किया जा रहा है राजद की तरफ से, वो बहुत बड़ा है। दावा किया जा रहा है कि शहाबुद्दीन के नाम पर सियासत कोई और नहीं बल्कि भाजपा कर रही है। भाजपा का IT सेल दिल्ली से ऑपरेट करके बिहार में सिवान के शहाबुद्दीन को लालू से अलग कर रहा है। क्या मामला है, कैसे इस अब तक भाजपा ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए हैं, भाजपा के IT सेल से बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं। इन सब के दावों का कहीं ना कहीं जो है निचोड़ यही निकलता है कि भाजपा बिहार में MY में टूट लाना चाहती है। लेकिन सवाल यहाँ भी खड़ा होता है, क्या MY इतनी आसानी से टूट जाएगा? जिस समीकरण को 15 साल लालू यादव अपने साथ लेकर चले, जिस समीकरण को 15 साल नीतीश कुमार छू भी नहीं पाए सत्ता में रहने के बावजूद, और जिस समीकरण को लालू यादव जेल से भी ऑपरेट कर लेते हैं, क्या वो इतना हल्का हो जाता है किसी IT सेल से कि भाजपा चाह ले और मुसलमान बिहार के लालू के अगेंस्ट हो जाए? बाबा नमन जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि आज का ये रातों रात का शो जो है वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद है। विवाद तो वहीं से शुरू हो जाती है जब MY समीकरण में सेंधमारी की बात होती है। विवाद तभी शुरू हो जाती है जब भाजपा M समीकरण को अपने पक्ष में करना चाहे। Y समीकरण, जैसा कि आपने बताया भी कि नाकाम कोशिश उसने की। नीतीश कुमार को M समीकरण साधने का प्रयास और उनका हिस्सा दिया गया था, एक स्टेक दिया गया था कि मैं वाई को साधता हूं, आप एम को साधिए। नीतीश असफल रहे। 2020 के चुनाव में जिस तरह से
इस खास समाज ने, अल्पसंख्यक समाज ने नीतीश कुमार को जैसे सिरे से नकार दिया, एक भी विधायक वो जिता नहीं पाया। बाद में पेवन लगा करके, पैबंद लगा करके उन्होंने एक विधायक जो बसपा से थे उन्हें अपने साथ जोड़ करके एक किसी तरह से पूरा किया, नंबर बढ़ाया और ये साबित किया कि हाँ हम मुसलमान, लेकिन वो उनकी मजबूरी थी, परिस्थितिजन्य थी। अब सबसे बड़ी बात है कि एक लंबे समय से 2014 से आप इस बात को लेकर के चलिए, ओवैसी बिहार आए, कौन लाया जी। ये बात शुरू से ही विवाद रहा है कि भाजपा की बी टीम है वो। बिल्कुल, यही नहीं, वो गए थे कहीं और, बंगाल में भी वो गए थे जी। बंगाल में ओवैसी ने क्या किया, अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मनी होती या भारतीय जनता पार्टी को उनको सत्ता से बेदखल करना होता तो वो ममता बनर्जी का साथ देते जी, जैसा कि लालू प्रसाद ने दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जी। उन्होंने किया क्या, आपने देखा और पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वो ममता बनर्जी के उस मेरे श्योर वोटर्स को सेंधमारी करने गए। जहां ममता का गढ़ है, मुसलमानों का गढ़ है, वहीं उन्होंने सेंधमारी की। बिल्कुल, और ये बात अब स्पष्ट हो गई है, साबित भी हो गई है, स्थापित हो गई है ये बात कि ममता बनर्जी की जीत में 30%, 28% जो मुसलमान हैं वो उनकी बड़ी भूमिका रही है। इस बड़े वहां मुसलमान डिवाइड नहीं हो पाए। बिल्कुल। अब स्थिति बिहार में आ जाए। यह एक सवाल भी है बाबा मेरा, बिहार में आपने कहा कि नीतीश कुमार ने असफल प्रयास किया जो अकलियत का वोट है अपने पाले में करने का, लेकिन ये भी इतिहास है बाबा कि लालू के अलावा कभी कोई सक्सेसफुल रहा नहीं है। अब एक बात जरूर यहाँ हम सवाल पूछूंगा आपसे, ओवैसी को आप सफल मानते हैं कि नहीं? 1 से 5 विधायकों तक पहुँचना, एक खास वर्ग में अपनी पहचान बनाना, शहाबुद्दीन के लिए मुखर होकर सामने आना, लेकिन हाँ ये बात भी हम बिल्कुल ही कहेंगे कि बिहार उनका कार्यक्षेत्र नहीं है। अगर बिहार की सियासत वो करने लगे दिन रात तो कहीं ना कहीं ये अलग फिर बात होगी, फिर चर्चाएं हो सकती हैं कि वो सशरीर यहाँ रहेंगे तो एक बड़ा हस्तक्षेप उनका हो सकता है, लेकिन दूर से लगी से घास काटेंगे और 5 मन काट लिया है उन्होंने, कितना सक्सेसफुल आप मानते हैं इस बात? नमन जी, निश्चित छोड़ करके अनिश्चित की तरफ भागने वालों को हमने नहीं देखा है जी, राजनीति में भी नहीं देखा है हमने जी। लालू प्रसाद निश्चित हैं और नीतीश कुमार अनिश्चित हैं जी, ओवैसी अनिश्चित हैं क्योंकि उन्हें हैदराबाद देखना है, उन्हें बिहार नहीं देखना है जी। और ये जैसा कि सभी ने कहा कि परिस्थिति जन्य था और मेला में जब जाते हैं आप तो कौतूहल से चीज़ों को देखते हैं, आपको लेना कुछ और होता है लेकिन चीज़ें आप जो भी नज़र आती है उसे देखते हैं जी। ऐसा ही कुछ हुआ कि बिहार में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की अनुपस्थिति का फायदा उठा लिया लोगों ने। लालू प्रसाद बाहर आ गए हैं और लालू प्रसाद कहीं ना कहीं एम समीकरण के सबसे बड़े, अगर कहा जाए धरहर, लाठी लेकर के उन लोगों का रक्षा करने वाले, तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक इस बात को दर्शाया है। ऐसा नहीं था, उन्होंने ही सबसे पहले रथ को रोका था। जी, जी। आडवाणी के रथ को रोक करके उन्होंने साबित किया था कि वो किस तरह का राजनीति करना चाहते हैं। और हमने कल ही बताया था इस बात को, खूटा में आप देखे होंगे कि हमने साफ तौर पे बताया था कि किस तरह से वो उस समाज को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे जिस समाज को कभी सत्ता में भागीदारी नहीं मिली, कभी राजनीतिक रूप से उनकी हैसियत नहीं मिली, संवैधानिक अधिकार मिलते हुए वो संवैधानिक पद पर नहीं जा सकते थे, उनको उन्होंने आवाज़ दिया। एक सवाल और है मेरे बाबा यहाँ पे, जिस तरीके से चाहे मुकेश सहनी हो, मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जब भाजपा से अलग होते हैं, नीतीश से अलग होते हैं, तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो जाते हैं सीधे तौर पर लालू के पास। और अगर उपेंद्र कुशवाहा लालू के पास नहीं जाते हैं तो उनकी राजनीतिक हैसियत कैसी होती है वो हमने देख लिया। भाजपा के साथ आकर, एनडीए के साथ आकर मुकेश सहनी और मांझी किसी तरह से अपनी इज्जत बचा लेते हैं, बेहतर ही रिजल्ट लाते हैं। लेकिन ये तो साबित हो जाता है यहाँ के 2 धड़ों में बटा हुआ है बिहार। आप जीत कर भी ओवैसी के सारे विधायक नीतीश के पास जाते हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, अगर लालू बिहार की राजनीति में सशरीर रहेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, तो ओवैसी के पास तो केवल एक रास्ता बचता है। नमन जी, आज शहाबुद्दीन के जगह पर, अपनी पार्टी के झंडा के जगह पर, ओवैसी के फ़ोटो की जगह पर सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन का फ़ोटो लगा करके और प्रचारित कर रहे हैं। जी, जी। उस समय कहाँ थे जब शहाबुद्दीन को जेल भेजा जा रहा था, उसके लिए अलग से स्पेशल फोर्स मंगाया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तब लालू प्रसाद ही खड़ा थे। जी। उस समय ये सारे लोग नहीं थे, जितने भी अल्पसंख्यक समाज के धरहर लोग हैं कोई नहीं था।
यहाँ तक कि हर व्यवस्था में बार बार लालू प्रसाद को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया शहाबुद्दीन का नाम लेकर के। आज शहाबुद्दीन के परिवार में दुख का माहौल जरूर है। आप उनके परिवार से मिले भी हैं, आप गए भी थे, आपने पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। आप बेहतर बता सकते हैं, और जो मैं बातें कर रहा हूँ उसमें कितना सामंजस्य है कि लालू कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के लिए भगवान हुआ करते थे जी। और आज उनके परिवार को भी पता है इस बात का, क्योंकि एक लंबे समय से अवध बिहारी चौधरी ने अपना पूरा जीवन शहाबुद्दीन के परिवार के साथ ही बिता दिया जी। वो लालू प्रसाद द्वारा भेजे गए उनके छत्रप थे, कहिए कि उनके हनुमान थे, जो लगातार इस तरह की बातें करते थे। मुझे याद है जब सुबह में हम खबर कर रहे थे तो आपने स्पेशली मुझे ये बात याद दिलाई थी। आपने कहा था कि लालू यादव की वजह से बिहार में शहाबुद्दीन ने जो एक राजनीतिक उदय देखा था, लेकिन कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन भी लालू यादव के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट थे। अंततः वो मकान पिलर पर ही टिका होता है। और एक बड़ा यहाँ कहीं ना कहीं यक्ष प्रश्न था कि जिस तरीके से आपने समझाया मुझे कि जिस तरीके से रघुवंश प्रसाद गए, जाते जाते जो उनका विक्षोभ था उसे उन्होंने पत्र के माध्यम से लिख दिया। शहाबुद्दीन भी ऐसा कर सकते थे, अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो साथ थे अंतिम समय तक लालू के साथ। नमन जी, जो कुछ भी हुआ रघुवंश प्रसाद के साथ वो दुखद है। इसके साथ ही शहाबुद्दीन का और लालू प्रसाद का हम प्रशस्ति गान करने नहीं बैठे हैं, लेकिन बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति जो है उसमें क्या कुछ हुआ रघुवंश प्रसाद के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके जाने के बाद क्या कुछ हुआ सब जानते हैं। शहाबुद्दीन से अलग है क्या? शहाबुद्दीन का परिवार ये बात नहीं देख रहा है क्या? बिल्कुल देख रहा है। इस सारी बातों में एक बात आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर हो गया है कि लालू का प्रभाव इतना बड़ा है कि कहीं नीतीश कुमार उस प्रभाव से प्रभावित न हो जाए। बिल्कुल। अब इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि फिर से अगर मुंह से जाब हटा दिया गया है सुशील मोदी के, तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत डर गई है और सारे जितने भी छत्रप नेता थे इनके, जो बकैत थे, जो बोलते थे, सारे लोगों के मुंह पर चुप्पी लगा दी गई है। आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने हमला दर हमला किया है। जितनी बार संजय जायसवाल बोले हैं उसके दुगना बार वो बोल रहे हैं, लेकिन अब संजय जायसवाल ने चुप्पी साध ली। भाषा उनके उपेंद्र कुशवाहा की विपक्ष वाली हो गई। बिल्कुल। और उनको चुप करा दिया है। संजय जायसवाल को चुप अगर उपेंद्र कुशवाहा की भाषा ने नहीं कराया है तो बीजेपी ने कराया है निश्चित रूप से, क्योंकि वो अभी भी चाहती है कि एक राज्य उसके हाथ से निकल गया तो एक बगल का बिहार जो है वो उसके हाथ से न निकले। यही बात राजद के मृत्युंजय तिवारी भी आज कह रहे थे कि कहीं ना कहीं लालू के आते ही बेचैनी भाजपा की सुशील मोदी की बढ़ गई। नहीं, हमारी बातें तो लगातार अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों, मेरा तबीयत हालचाल पूछने के लिए भी लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो उसमें राजनीतिक चर्चाएं तो होती है। जब राजनीतिक लोग बात आपसे करेंगे तो वो राजनीतिक की चर्चा ही करेंगे। आपने जैसा कि बताया कि कई ऐसे लोग हैं जिसमें से लालू प्रसाद के बहुत करीब रहने वाले लोगों ने आज बहुत सारी बातें कही है। पिछले 2-3 दिनों से ये बातें हो रही है। हम खबर चला रहे हैं शहाबुद्दीन की, शहाबुद्दीन के लोग क्या कर रहे हैं। आप भी लगातार इस खबर पर पड़े हुए हैं कि शहाबुद्दीन को लेकर क्या सेंसिटिविटी चला रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन आज के डेट में कई ऐसे लोग हैं जो शहाबुद्दीन के पिछले इतिहास को दोहरा रहे हैं। क्या शहाबुद्दीन के पिछले इतिहास को दोहराने से समय बदल जाएगा, वक्त बदल जाएगा, या कुछ बदल जाएगा, जिन लोगों को न्याय मिल जाएगा? अब तो शहाबुद्दीन नहीं रहे तो अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात का मतलब है कि सुशील मोदी जब लिखते हैं कि लाठी में तेल पिलावन रैली, गरीब रैला और समाज को तोड़ने वाले नारे गढ़ने जैसे नकारात्मक कर्मों में समय गंवाया। अब आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताइए नमन जी, आपने तो लालू का वो ऑरा नहीं देखा होगा चूंकि आप उस समय बच्चे थे। निश्चित रूप से एक चीज हमको बताइए कि 16 साल के नीतीश और सुशील मोदी के शासन को टारगेट करने से ज्यादा क्या लालू के शासन को टारगेट करना चाहिए, जिस लालू ने कांग्रेस के उस शासन का, जब मैं ये बातें कह रहा था श्याम रजक से तो उनके मुंह में आवाज बंद हो गया था थोड़ी देर के लिए, वो समझ नहीं पाए थे मेरी बात को, और उन्हें तब दोबारा जब मैं उनको अच्छी समझाया कि मैं बात कर रहा हूं वर्तमान परिस्थिति की, मैं पिछली बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों को डिफरेंस बता रहा हूं आपको कि अगर उस समय जब कांग्रेस निरंकुश हो गई थी तो आप लोगों ने मिलकर के उसे हटाया, तो क्या अब भाजपा निरंकुश हो गई है तो उसको हटाने के लिए साथ आएंगे? समाजवादी लोग एक साथ होंगे। और आज इसी का डर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जो ऑरा था, एक बड़े आवरण में घिरा हुआ था, उसमें का एक घोड़ा छूट रहा था, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लगाम पकड़ करके ममता बनर्जी ने कहा था। और एक और बात नमन जी बता दूं मैं
कि ममता बनर्जी ने तेजस्वी यादव को कहा था कि बिहार में आपके सीएम बनने तक मैं मदद करूंगी जी। हर तरह से मदद करूंगी, और उस मदद में प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं थे। बिल्कुल। अब इन सब बातों का आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ डर इस बात का हो गया है कि अगर जिस तरह से ममता बनर्जी ने राह दिखाया था, जो 2015 में लालू ने दिखलाया था कि अपराजय नहीं है भारतीय जनता पार्टी, उस बात को फिर से एक बार खूंटा ठोक दिया है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने, और लालू प्रसाद का साथ मिला है। अब लालू प्रसाद बाहर हैं, 9 तारीख को उनकी जब वर्चुअल रैली होगी उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूं कि परिस्थितियां बहुत कुछ बदल जाएगी, और इसी का डर भारतीय जनता पार्टी को है, और शहाबुद्दीन के नाम से MY समीकरण को पूरी तरह से ध्वस्त होने का वो मंसूबा पाल रही है। जी देखिए, लगातार 2 दिनों से चर्चाएं हो रही हैं। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि शहाबुद्दीन और सिवान लगातार मेरे फेसबुक और व्हाट्सएप पे भरा हुआ है। लगातार मुझे लोग इस्तीफ़ा भेज रहे हैं, अलग अलग जगहों से खबरें भेज रहे हैं, राजद के लोग जो नाराज़ हैं। लेकिन राजद ने कहीं ना कहीं ये मंतव्य बना लिया है कि भाजपा उनके एम को खसकाने के लिए कुप्रयास कर रही है। विशेष बातचीत अगली कड़ियों में करेंगे। फिलहाल आज रातों रात में इतना ही पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं हम लोग। आप भी कमेंट में सेक्शन में आकर अपनी इस चर्चा को बढ़ा सकते हैं। हमने तो चर्चा कर ली, हम चाहेंगे कि आपके साथ भी कुछ चर्चाएं हों। कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, आइए अपनी राय दीजिए, और बाबा और हम चाहेंगे कि कमेंट में आकर आपका जवाब दें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।